नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। 14 अगस्त बंटवारे की रात है, जो करीब 8 दशक पहले हुआ था और पाकिस्तान का जन्म हुआ। 1971 में पाकिस्तान का भी बंटवारा हो गया, बांग्लादेश बना और आज की रात पाकिस्तान को इसी बंटवारे का डर फिर से सताने लगा है। पाकिस्तान के ठेकेदार खौफ में है कि फिर से पार्टीशन ना हो जाए, लेकिन इस बार पाकिस्तान के एक या दो नहीं बल्कि कई टुकड़े होंगे और इसका ट्रेलर 14 अगस्त को ही दिखाई दे गया। 14 अगस्त को क्या क्या हुआ जिसने पाकिस्तान में रत जगा करवा दिया, सब कुछ देखिए इस खास रिपोर्ट में। आजादी काहे की आजादी? रोटी की जंग से आजादी? मासूमों के कत्लेआम से आजादी? बताइए मियां शहबाज शरीफ, किस बात की आजादी और किस बात का जश्न? एक आजादी जरूर है पाकिस्तान में और इसका जश्न भी पूरा है, केक लूटने की आजादी। हर साल 14 अगस्त को ऐसे केक बनते हैं और पाकिस्तानी ऐसे ही जी भर के लूटते हैं। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी और आसिम मुनीर। पाकिस्तान के ठेकेदारों ने 13 अगस्त की रात से ही तमाशा शुरू कर दिया। अपने लगे सगों को जुटाकर इस्लामाबाद में मौज काटी, जश्न आजादी के नाम पर कर्जे का सारा माल फूंक डाला। और उधर इस्लामाबाद के बाहर पाकिस्तान में ही दिल जलों ने पाकिस्तान का झंडा ही फूंक डाला। किसी का इतने से ही दिल नहीं भरा तो पाकिस्तानी झंडे को जमीन पर रखकर उसे जूतों से भी रौंद डाला। बलूचिस्तान में 14 अगस्त को काला दिवस मनाया गया। पाकिस्तानी झंडे को आग लगाई गई। बलोचों ने पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस का न सिर्फ बॉयकॉट किया, बल्कि वो तो अपना अलग स्वतंत्रता दिवस पहले ही 11 अगस्त को मना चुके थे। पाकिस्तानियों को आजादी का चूरण चटाने के लिए शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में डींगे मार रहे थे, लेकिन बड़बोलेपन में अपनी और अपनी आजादी की हैसियत भी बता दी कि साल भर से ऊपर हो गया, अभी तक भारत से पानी नहीं ले पाए। बिलावल से लेकर मुनीर और शहबाज तक बस गीदड़ भभकियां ही देते रह गए। जश्न आजादी के नाम पर शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानियों को अमेरिकी झुनझुना भी पकड़ा दिया, क्योंकि ट्रंप से वो $10 की भीख जो मांग कर आए हैं, ईरान को बेच देने के इनाम की फरियाद लगा कर आए हैं। ट्रंप 2-4 टुकड़े फेंक देंगे तो अगली 14 अगस्त तक दाना पानी जैसे तैसे चल जाएगा। पाकिस्तान में एक चीज की तो पूरी आजादी है, लूट की आजादी। केक तो हर साल ही लूटे जाते हैं। 14 अगस्त के सरकारी प्रोग्राम में मिलने वाले चिप्स और पानी की बोतल के लिए भी लूटमार की पूरी आजादी है, जैसे यहां पर दिखाई दे रहा है। जिन बोतलों की लूट के लिए जंग शुरू हुई थी, उन्हीं बोतलों को जंग का हथियार बना लिया गया। वैसे लूट तो पाकिस्तान के डीएनए में ही है, क्योंकि 1947 में इस मुल्क की पैदाइश ही लूट मार के साथ हुई थी। अमीरी तो अब सिर्फ शरीफ और भुट्टो के बंगले में और फौजी जनरलों के हेडक्वार्टर में रह गई है। बाकी सब जगह पाकिस्तानी या तो लाइन में लगे हैं, या धरनों पर बैठे हैं, या हड़ताल में हैं। जश्न आजादी के दिन भी पाकिस्तान में बस, ट्रक और गाड़ियों के पहिए थमे रहे।
क्योंकि शहबाज और मुनीर इनका तेल निकाले ले रहे हैं। डीजल पेट्रोल की आग, पेट की आग और फौजी हवस की आग, यही असली पाकिस्तान है और आज से नहीं अपने जन्म से है। इस्लामाबाद में होने वाला तमाशा तो घरेलू ड्रामा है जिसे शहबाज, मरियम और मुनीर जैसे लोग दशकों से अपने एंटरटेनमेंट के लिए सजाते आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानियों को यह हकीकत बहुत पहले ही समझ आ चुकी थी। लेकिन पाकिस्तानियों को यह माजरा बहुत पहले ही समझ आ चुका है। यह हकीकत बताती पाकिस्तान की एक पुरानी वीडियो क्लिप 14 अगस्त पर बहुत वायरल हो रही है। लाशें तो पाकिस्तान में आज भी धड़ाधड़ गिर रही हैं। मुनीर पाकिस्तानियों को मार रहा है और पाकिस्तानी मुनीर के फौजियों से गिन गिन कर बदला ले रहे हैं। मुनीर ने 12 अगस्त को बलूचिस्तान में हवाई हमले करवाए थे, 28 बेगुनाहों को मार दिया था, तो जवाब में बलोचों ने भी फौजियों की खोपड़ियां उड़ाने का वीडियो 14 अगस्त के दिन जारी करके इंडिपेंडेंस डे का तोहफा दे दिया। बर्दाश्त कोई नहीं करने वाला, क्योंकि अब तमाशे की हद पार हो चुकी है। चाहे पाकिस्तान में बैठा हुआ शख्स हो या विदेशों में बैठा पाकिस्तानी हो, 14 अगस्त और मुनीर का नाम सुनते ही हर कोई भन भना जाता है। आजादी का जिक्र करने पर हर पाकिस्तानी यही कहता है कि इससे तो हम अंग्रेजों के गुलाम ही भले थे। 2026 में अब कोई चुनाव नहीं है। अगला चुनाव 6 महीने बाद फरवरी-मार्च 2027 में होगा। अभी बीजेपी की विरोधी पार्टियां बोल रही हैं, वो अपनी एनर्जी जला रही हैं। बीजेपी इस वक्त अपनी कमियां ठीक कर रही है, कमजोरियों को दुरुस्त कर रही है। 29 की टीम फाइनल हो रही है। 29 से पहले 27 में यूपी का चुनाव सबसे ज्यादा उत्सुकता वाला चुनाव होगा। पहली बार किसी चुनाव में हर 5वां वोटर जेनजी का होगा। 27 के लिए योगी आदित्यनाथ ने आज पहला कदम बढ़ाया। जेनजी के लिए बटेंगे तो कटेंगे की रिलॉन्चिंग की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है, आपको दिखाते हैं। भगवाधारी योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे 2.0 रिलॉन्च कर दिया। हम बटे थे और इसीलिए तो कटे थे। योगी आदित्यनाथ ने जेन जी में 80-20 का फॉर्मूला लगा दिया। तब केवल हिंदू और सिख ही नहीं कटा था, तब भारत भी कटा था। योगी आदित्यनाथ ने जेन जी के लिए धर्म वाला मैग्नेट फिट कर दिया। भारत कटा तो हिंदू भी कटा। योगी आदित्यनाथ ने जेन जी को भारतीय होने की असली पहचान याद दिला दी। हमारी एक पहचान होनी चाहिए और वह एक भारतीय के रूप में। योगी आदित्यनाथ फुल चुनावी फॉर्म में आ गए हैं। यूपी चुनाव में अभी 6 महीने की देर है। योगी ने अभी से ही जांचा, परखा और हर सीजन में काम आने वाला हिंदू मैग्नेट काम पर लगा दिया है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। योगी आदित्यनाथ लखनऊ में तिरंगे को सलामी देंगे। 15 अगस्त से एक दिन पहले विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मौन पदयात्रा की। मुख्यमंत्री ने बंटवारे की त्रासदी पर प्रदर्शनी देखी। फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। 1947 में देश आजाद हो गया। पाकिस्तान समर्थकों ने जो भूभाग नहीं भी मांगा था, वह भूभाग पंजाब का हो या बंगाल का, जबरदस्ती पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। सिंध हिंदू बाहुल्य था, सिंधी बाहुल्य था, जबरदस्ती वह भी पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। पंजाब पंजाबी बाहुल्य था, जबरदस्ती उनके हवाले कर दिया गया। बंगाल बंगाली बाहुल्य था। आज भी आप जाएंगे बांग्लादेश बॉर्डर पर जाकर के देखिए उस त्रासदी को। सारे हिंदू गांव लेकिन जबरदस्ती बांग्लादेश को दे दिए गए।
ये शर्मनाक कृत्य क्या था? सत्ता के प्रति अति आतुर उस कांग्रेस ने, जिस पर इस देश ने आंखें बंद करके विश्वास किया था, उसने उस विश्वास की कीमत विश्वासघात के रूप में, इस रूप में हमें दी। इस वक्त देश में सबसे हॉट मुद्दा जेन जी का है। जंतर मंतर और रांची में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद जेन जी पर सबसे ज्यादा सियासी दांव लगाया जा रहा है। मोटे तौर पर माना जा रहा है कि 2029 के चुनाव में देश का हर चौथा वोटर जेन जी का होगा, यानी देश में 25% जेन जी वोटर होंगे। इस वक्त हर पार्टी का हर नेता जेन जी के बारे में सोच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेन जी के बीच अपनी रीच बढ़ा रहे हैं। जो खेलेगा वो खिलेगा। राहुल गांधी छात्रों के बीच जाकर जेन जी को लुभा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी जेन जी के बारे में सोच रहे हैं। योगी कहते हैं कि जेन जी को बहकाया, भड़काया जा रहा है। योगी ने जेन जी को बहकाने वाले लोगों की 4 पहचान बताई है। पहली पहचान, जिन्होंने देश का बंटवारा कराया। दूसरी पहचान, जिन्होंने हिंदू शरणार्थियों को उनका हक नहीं दिया। तीसरी पहचान, जिन्होंने CAA के खिलाफ दंगे भड़काए। और चौथी पहचान, जो बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर मौन रह जाते हैं। ट्रेन की बोगी लाशों से पटी हुई होती थी। रेल की पटरियों में चारों ओर लाश बिछी होती थी। टूटी हुई बैलगाड़ी में कैसे लद करके उस समय आधे वदन कपड़े पहनी हुई माताएं और बहनें निकल रही हैं। ये दृश्य दिखाइए वर्तमान पीढ़ी को, जो आज बहकाने का प्रयास कर रहे हैं ना युवा पीढ़ी को, उनको बताइए ये बहकाने वाले लोग वही हैं जिनके पूर्वजों ने ये त्रासदी भी ला करके खड़ी की थी देश के सामने। ये वही लोग हैं। और इनका चरित्र देखना हो, CAA के दौरान भी आपने देखा होगा, और दूसरा बांग्लादेश के अंदर हुई हाल ही की घटनाओं में इनकी चुप्पी भी उस ओर इनको फिर से कटघरे में खड़ा करती है। देश में अब पहला चुनाव ही उत्तर प्रदेश का है। 2027 के फरवरी मार्च में होने वाला यूपी चुनाव जेन जी का पहला पॉलिटिकल टेस्ट होगा। यूपी में हर 5वां वोटर जेन जी है। SIR के बाद उत्तर प्रदेश में 13 करोड़ 39 लाख वोटर हैं। इनमें से 2 करोड़ 80 लाख वोटर 18 से 29 साल एज ग्रुप में हैं। ये सब जेन जी वाले वोटर हैं। अगले 6 महीने में यूपी में लगभग 20 से 21 लाख नए जेन जी वोटर और जुड़ेंगे। इस तरह यूपी के 13 करोड़ 60 लाख वोटर में जेन जी के लगभग 3 करोड़ वोटर होंगे। परसेंटेज टर्म में जेन जी का हिस्सा 22% का होगा। बूथ से बूथ मैनेज करके चलने वाली बीजेपी अच्छे से जानती है कि चुनाव में एक एक वोट का क्या महत्व होता है। बीजेपी को नैरेटिव की अहमियत भी पता है। जंतर मंतर के बाद कुछ समय के लिए ऐसा लगा था कि बीजेपी को काट मार गया हो, लेकिन नरेंद्र मोदी की पार्टी को बाउंस बैक करना अच्छे से आता है। उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथों में है। योगी आदित्यनाथ की नजर 80% जेन जी पे है। योगी को मालूम है कि यूपी में जेन जी की डेमोग्राफी में भी 80% वोटर अपना है। योगी उसी 80% पर फोकस कर रहे हैं। उस विरोध को कौन मजबूती से पीछे से पुशअप कर रहा था? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी। इनका वो चेहरा भी तो आपने देखा होगा। यानी ये वास्तविक दोषी है 1947 के विभाजन के भी और 1947 के कत्लेआम के भी। अगर उस समय मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाता। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत की एकता को कोई खंडित नहीं कर पाता।
लेकिन इन कांग्रेसियों की बुजदली का दुष्परिणाम क्या था कि देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ फ्री हैंड खेल रहे हैं। धर्म और राजनीति का जितना अच्छा फ्यूजन योगी करते हैं, उतना कोई दूसरा नेता नहीं करता। उत्तर प्रदेश में भगवाधारी मुख्यमंत्री उन मुद्दों पर बात करते हैं जिन मुद्दों को कोई छू भी नहीं रहा। योगी लखनऊ से अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने अपना रुख और सख्त कर लिया। एक दिशा में, एक स्वर में, एक साथ चलने की कमी थी। हम बटे थे और इसीलिए तो कटे थे। बार बार यही प्रश्न खड़ा होता है। आज 14 अगस्त है। 14 अगस्त 1947 को, आजादी के एक दिन पहले, तब केवल हिंदू और सिख ही नहीं कटा था, तब भारत भी कटा था। सनातन राष्ट्र के रूप में जो भारत आदिकाल से एक इकाई के रूप में रहा हो, वह भारत कटा तो हिंदू भी कटा। कोई प्रश्न नहीं पूछता। आज भी जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर निर्दोष हिंदू मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, और ये हर व्यक्ति जानता है कि मरने वाला जो हिंदू है ये सभी दलित समुदाय से है। एक भी जवान भारत के अंदर उन राजनीतिज्ञों के मुंह से नहीं निकलती है जो भारत के अंदर एक होने वाली किसी घटना में हाय तौबा एक करके पूरे देश के अंदर घूमते हैं। पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। नेताओं की उम्र के लिहाज से देखें तो योगी आदित्यनाथ जेन जी के सबसे करीब हैं। योगी केवल 26 साल की उम्र में सांसद बन गए थे। योगी 44 साल की उम्र में यूपी के मुख्यमंत्री बन गए। 10 साल सीएम रहने के बाद योगी आज 54 साल के हैं। बीजेपी के ही दूसरे मुख्यमंत्रियों की तुलना में भी योगी सबसे यंग मुख्यमंत्री हैं। शुभेंदु अधिकारी 55 साल, देवेंद्र फडणवीस 56 साल, नायब सिंह सैनी 56 साल, सम्राट चौधरी 57 साल, भजन लाल शर्मा 58 साल और मोहन यादव 61 साल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे सीनियर हैं। जेन जी का जो यंग वोटर मोदी से कनेक्ट नहीं हो रहा, उसे योगी कनेक्ट कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अपने हिसाब से जेन जी को संबोधित कर रहे हैं। योगी का मैसेज क्रिस्टल क्लियर है, सब कुछ सरकार नहीं कर सकती, आपको भी कुछ करना होगा। इंस्टाग्राम पर गाली दी जा रही है तो सरकार नहीं, हिंदू जेन जी जवाब दे। अगर सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है तो हिंदू जेन जी वही जवाब दे। देश बांटने वाली बातें की जा रही हैं तो हिंदू जेन जी चुप ना बैठे। अराजकता फैलाई जा रही है तो हिंदू जेन जी उसका मुकाबला करे। योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकर्ताओं से भी कह दिया है कि हर काम मोदी ही नहीं करेंगे, हर काम योगी ही नहीं करेंगे, आपको भी कुछ करना पड़ेगा, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। ये सभी घटनाएं केवल हंसने के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं, हम सब के लिए एक सबक भी होती हैं। वर्तमान पीढ़ी को और आने वाले भविष्य को समझाने का भी एक माध्यम होती है। सही तरीके से उन तक ये बात पहुंचाने का तरीका भी हमें भी अपनाना पड़ेगा। अगर हमारा दुश्मन और हमारा देश का विरोधी उस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करके भारत के खिलाफ अव्यवस्था और अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रहा है तो क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? ये केवल सरकार के भरोसे ही होगा? एक नागरिक के रूप में हम सबकी एक जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी क्या? एक मजबूत भारत, एक सुरक्षित भारत, एक समरस भारत, एक आत्मनिर्भर भारत
और एक विकसित भारत। दिल्ली के जंतर मंतर पर दो चीजें हुई थी। नीट एग्जाम के मुद्दे पर छात्रों के प्रदर्शन को किसी ने गलत नहीं कहा, लेकिन जेन जी के नाम पर दिल्ली में अराजकता फैलाने की कोशिश हुई। भीड़ को बेकाबू छोड़कर संसद में घुसाने का प्रयास किया गया। पुलिस ने जंतर मंतर और संसद मार्ग पर बल प्रयोग किया तो लाठीचार्ज की मल्टी कैम शूटिंग की गई। लड़कियों पर लाठीचार्ज के वीडियो बनाए गए। आंसू गैस चलाने के वीडियो विदेश तक ब्रॉडकास्ट किए गए। शिक्षा मंत्री पर इस्तीफे का दबाव बनाया गया। कांग्रेस ने पैलेट गन को मुद्दा बनाया। मॉनसून सत्र में संसद को चलने नहीं दिया गया और राहुल गांधी ने गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा। योगी आदित्यनाथ दोबारा ऐसी नौबत ही नहीं आने देना चाहते। इसके लिए उनके पास अपना एक फॉर्मूला है। अगर कोई मेरी देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा, और कोई भी है, तो इससे पहले कि हमारा सुरक्षा का जवान उससे निपटे, हमें स्वयं उससे निपटने की तैयारी करनी चाहिए। अगर वह घात लगा करके देश पे हमला करना चाहता है, तो हम भी उसका मुकाबला करने की तैयारी करें। योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते। योगी के उत्तर प्रदेश में बलवा नहीं होता। योगी के उत्तर प्रदेश में होड़दंग नहीं होता। योगी के उत्तर प्रदेश में जंतर मंतर नहीं होता, क्योंकि योगी दंगाइयों से 4 कदम आगे की सोच कर चलते हैं। योगी ने जेन जी के बारे में भी आगे की सोची है। यूपी में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक मोर्चा बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव एक तरफ राहुल गांधी के साथ गठबंधन मजबूत कर रहे हैं, दूसरी तरफ अखिलेश के चाचा शिवपाल सिंह यादव रामपुर की जेल में जाकर आजम खान से मुलाकात कर रहे हैं। जेल से निकलने के बाद शिवपाल सिंह यादव ने 27 का चुनाव जीतने पर आजम खान को गृह मंत्री बनाने की बात की थी। वो आपकी बात हराना है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, तब इनको सबको आजम भाई को रक्षा मंत्री बनाना है। बिल्कुल बनेगा। रक्षा मंत्री नहीं, पहले गृह मंत्री। आजम खान पिछले 8 साल से अलग अलग मुकदमों में दोषी ठहराए जाने के बाद जेल में बंद हैं। रामपुर में आजम खान की बनाई जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने की नौबत आ चुकी है। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी आजम खान को एसेट मानती है। उत्तर प्रदेश में 19% मुस्लिम वोटर हैं। सपा को 27 के लिए मुस्लिम वोट का सहारा है। सपा में आजम खान से बड़ा दूसरा कोई मुस्लिम फेस नहीं है। अखिलेश और आजम के निजी रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। इसके बावजूद सपा आजम खान के सपोर्टर्स को खुश रखने में लगी हुई है। योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव की इस मजबूरी को अच्छे से समझ रहे हैं, इसलिए वो भी वहीं पर तगड़ी चोट कर रहे हैं। देश की आजादी के खिलाफ और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। यानी ये तो जानते हैं कि उसको नहीं आना है, लेकिन इनका शर्मनाक, इनके सोच को देखो। यानी ये फिर दंगा करवाना चाहते हैं। 22 के चुनाव में योगी के इलेक्शन कैंपेन की थीम 80-20 से तैयार हुई थी। एक बार यह फार्मूला चल गया तो दूसरी बार किसी फार्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ी। 24 के हरियाणा चुनाव के समय योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। योगी का नारा हरियाणा में चला, महाराष्ट्र में चला, बिहार में चला और बंगाल में भी चला। पब्लिक सर्वे करने वाले दुनिया के सबसे बड़े थिंक टैंक प्यू रिसर्च ने अपने लेटेस्ट सर्वे के आंकड़े जारी किए, जो बेहद चौंकाने वाले हैं। सर्वे के मुताबिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की वजह से दुनिया भर में अमेरिका की इमेज खराब हो रही है। लोगों का अमेरिका पर से भरोसा खत्म हो रहा है और अब अमेरिका के बजाय भारत और चीन जैसी उभरती ग्लोबल पावर्स पर लोगों का यकीन बढ़ने लगा है। प्यू रिसर्च के सर्वे में यह भी पता चला कि आज अमेरिका के 83% लोगों का अपने देश की सरकार से
सरकार से मोह भंग हो चुका है। प्यू रिसर्च के सर्वे में और क्या क्या खास है, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। जंग, तबाही, टैरिफ, ट्रेड वॉर, धमकी, यूटर्न, वादा खिलाफी, ब्लैकमेल, डोनाल्ड ट्रंप के सेकंड टर्म के 19 महीनों में इन्हीं जुमलों का शोर है। डोनाल्ड के इन उलटबाजियों के रुझान अब साफ तौर पर दिखाई देने लगे हैं। इंडियंस की नजर में अमेरिका की औकात घट रही है। अमेरिका पर दुनिया का भरोसा कम हो रहा है। तमाम देशों का भारत पर विश्वास बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग इतनी गिर गई है कि अब पाताल लोक की तरफ बढ़ रही है। साफ है कि ट्रंप के बार बार के यू टर्न से अमेरिकी जनता का अपने राष्ट्रपति, अपने हुकूमत पर से भरोसा उठ गया है और उनकी दादागिरी ने पूरी दुनिया में अमेरिका को अनपॉपुलर बना दिया है। दुनिया के मशहूर फैक्ट टैंक प्यू रिसर्च सेंटर ने अपने सर्वे के ताजा आंकड़े रिलीज किए तो दुनिया हैरान रह गई, ट्रंप परेशान हो गए। प्यू रिसर्च की लेटेस्ट रिपोर्ट अगर भारत का हौसला बढ़ाने वाली है तो अमेरिका का सिरदर्द कुछ मोटे मोटे आंकड़ों पर नजर डालिए तो बात समझ में आसानी से आ जाएगी। ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और अमेरिका से लेकर पड़ोस में श्रीलंका तक भारत की रेटिंग हाई है। ब्रिटेन के 71% लोग भारत को पसंद करते हैं। जर्मनी में 63% लोगों की भारत के बारे में पॉजिटिव राय है। 60% इजरायली भारत को लाइक करते हैं। इटली में 56%, जापान में 55% और कनाडा में 51% लोग भारत को पसंद करते हैं। यहां तक कि अमेरिका में भी 45% लोग भारत के बारे में अच्छी राय रखते हैं। पड़ोसी देश श्रीलंका में भी इंडिया की रेटिंग 79% है। इसके उलट ट्रंप की दादागिरी की वजह से अमेरिका के बारे में ग्लोबल ओपिनियन रिकॉर्ड लो लेवल पर चली गई है। प्यू रिसर्च ने जब दुनिया के 36 देशों में ट्रंप के बारे में सर्वे किया तो नतीजे शॉकिंग निकले। सिर्फ 8 देशों में ट्रंप के बारे में लोगों की राय पॉजिटिव थी। ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, कनाडा, स्पेन, जर्मनी, नीदरलैंड्स, इटली और स्वीडन से लेकर तुर्की तक ट्रंप को लेकर लोगों की राय नेगेटिव थी। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पर ज्यादा लोगों ने भरोसा जताया। अब तो आलम यह है कि जिस चीन को टारगेट करने के लिए ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू किया था, उस चीन को लेकर अमेरिकी नौजवानों की राय भी बदल रही है और अमेरिका के पड़ोसी देश तो चीन को ही पक्का दोस्त मानने लगे हैं। ट्रंप ने जिस तरह वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को किडनैप कराया, वहां के तेल के भंडार पर कब्जा किया, ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी दी, कनाडा को अमेरिका में मिलाने की बातें की, उससे ट्रंप और अमेरिका दोनों की छवि को झटका लगा है। अमेरिका की दादागिरी का विरोध भारत से लेकर लैटिन अमेरिका तक हो रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रंप जब 2024 में जो बाइडेन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, तब भारत में उनके सपोर्ट में यज्ञ और हवन कराए गए थे। लेकिन जिस तरह ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया, भारत को लेकर अनाप शनाप बयान दिए, उससे हमारे देश में भी ट्रंप और अमेरिका को लेकर राय बदलती गई। आज भारत की जनता को अमेरिका से ज्यादा भरोसा पुराने दोस्त रूस पर है। प्यू रिसर्च के लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक भारत में 36% लोग रूस को अपने देश का सबसे भरोसेमंद ग्लोबल एलाई मानते हैं। वहीं अमेरिका के बारे में ऐसी राय रखने वालों की तादाद सिर्फ 16% है। अगर आज भारतीयों की नजर में अमेरिका की हैसियत गिरी है, भरोसा कम हुआ है, तो इसका पूरा क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। ट्रंप ने जिस तरह अपने सेकंड टर्म के साथ ही भारत पर 50% टैरिफ लगाया, ऊट पटांग के बयान दिए, उससे भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लोग ट्रंप और अमेरिका से नाराज हैं। ट्रंप के टैरिफ वॉर और ईरान से बेवजह की जंग ने उसके ग्लोबल ग्रोथ पर भी ब्रेक लग गया है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के मुताबिक टैरिफ और युद्ध के साझा असर से वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ करीब 1% कम हो गई है। भारत और चीन जैसी बड़ी इकोनॉमीज की ग्रोथ रेट में भी गिरावट आई है। खुद अमेरिका की हालत खस्ता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बजट घाटे के मामले में नया रिकॉर्ड बना दिया है।
जुलाई में अमेरिकी सरकार का बजट घाटा $432 बिलियन था, जिस पर अमेरिकी सरकार को $118 अरब का इंटरेस्ट देना होगा। इस फाइनेंशियल ईयर में अमेरिकी सरकार को अपने कर्ज पर $1.17 ट्रिलियन तो केवल ब्याज देना होगा। पर ट्रंप इन सभी दिक्कतों से बेपरवाह हैं, कहते फिरते हैं कि इन बातों से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। I don't worry about anything, to be honest. Whatever it is, you know my attitude, whatever. And I think that I'm maybe the most consequential president. There's nobody who's done more than me in a period of almost 6 years. There's nobody. असल में ये डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा टर्म है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोई भी शख्स 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, यानी इसके बाद ट्रंप के पास तीसरा चांस नहीं होगा। इसीलिए वो इस बात से बेपरवाह हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, पर राष्ट्रपति के तौर पर उनके फैसलों का असर अमेरिकी जनता को झेलना पड़ रहा है। ट्रंप ने सेकेंड टर्म के साथ ही दुनिया के 100 से ज्यादा देशों पर टैरिफ लगाकर ट्रेड वॉर शुरू किया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को इलीगल करार देकर खारिज कर दिया। ट्रंप सरकार को टैरिफ के तौर पर वसूले गए $100 बिलियन वापस करने पड़े, लेकिन इस ट्रेड वॉर का बोझ अमेरिकी जनता पर ही पड़ा। ऊपर से युद्ध के खर्चे ने महंगाई की मार और बढ़ा दी। पर ट्रंप अमेरिकी जनता की ये शिकायतें सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो तो बस अपने कसीदे पढ़ते रहते हैं। So they were killing us in trucks, and now we're killing them. My policy is simple. If you make your truck or your car in a foreign country, you have to pay for the privilege of sending it into our market and making a lot of money. But if you build in a factory in Michigan or someplace in our country and make your automobiles or trucks right here in America, you pay zero tax and zero tariff. You pay zero tariff. ट्रंप के इस जिद ने अमेरिकी जनता की नाराजगी बढ़ा दी है। प्यू रिसर्च के मुताबिक हर गुजरते लम्हे के साथ अमेरिकी जनता का अपनी सरकार पर से भरोसा उठता जा रहा है। पिछले 67 साल में यह पहली बार है कि अमेरिकी जनता का अपनी सरकार पर विश्वास 20% से भी कम हो गया है। आज अमेरिका में केवल 17% ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि उनकी सरकार जो कुछ करेगी ठीक ही करेगी। 83% अमेरिकियों का अपनी सरकार के काम पर यकीन नहीं रहा। खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता घटती जा रही है। आलम यह है कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को उसके गढ़ में झटके लग रहे हैं। पिछले हफ्ते अमेरिका के मिशिगन स्टेट में अरब मूल के नेता अब्दुल अल सैयद ने सेनेट का प्राइमरी इलेक्शन जीत लिया था। नवंबर में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन से पहले मिशिगन में डेमोक्रेटिक पार्टी की यह जीत प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए तगड़ा झटका है, क्योंकि मिशिगन स्टेट पारंपरिक रूप से रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ रहा है। ऊपर से अब्दुल अल सैयद अरब मूल के नेता हैं, जिनको ट्रंप रेडिकल लेफ्ट कहकर टारगेट करते रहे हैं। अब्दुल अल सैयद की सेनेट प्राइमरी में जीत के बाद ट्रंप ने उनको जिहादी बताकर अपनी खींच निकाली। The one thing is we have jihadists being elected all over the place. We have this, whether it's communism, jihadism. It's a lot of friend of mine called up. He said, really, you should use the word jihadist because that's what's happening. These are people that have been not successful. They're people that have been, in many cases, failures. They come from other failed countries and they come here and they tell us how to run our country. इस चुनावी झटके पर ट्रंप की खींच की 2 बड़ी वजहें हैं। एक तो ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका की भद्द पिट गई है और सारा जोर लगा लेने के बावजूद ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान के शिकंजे से आजाद नहीं करा पाए हैं। ऊपर से ईरान अब ट्रंप से नई डिमांड्स कर रहा है। कभी ट्रंप ईरान से बातचीत का दावा करते हैं तो कभी हमले में तबाह करने की धमकी देते हैं।